नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास 12 की बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक का आपका 2012 के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको अध्ययन करने वाले हैं। ताकि इससे अगर अध्ययन कर लेते हैं और एग्जाम में एकदम बम बम करिएगा तो बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम में अध्ययन करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। और हाँ दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो में मैं आपको 2009 और एक वीडियो में 2010 और 2011 के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसको मैं बता दिया हूं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर उसको भी देख लीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में 2012 के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है, कॉलोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। ये आपका कॉलोन को परिभाषा बताना है और एक पुंजक के साथ एक एक लाभ और हानि के बारे में भी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। अब इसका आंसर जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए कॉलोन शब्द की रचना की गई। कॉलोन मतलब जोड़ा, एक समान, बिल्कुल हूबहू। तो एक हूबहू के लिए कॉलोन या एक पुंजक शब्द की रचना की गई। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन के द्वारा, वह केवल एक दूसरे के समरूप नहीं होते हैं, बल्कि अपने जनक के, अपने पिता के आनुवंशिक रूप से भी समान होती है। आनुवंशिक मतलब शरीर के आंतरिक भाग से भी समान होते हैं। इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कॉलोन या एक पुंजक कहते हैं। हाँ, तो कोई भी चीज़ के एक घाटा तो एक नफ़ा होती है। यहाँ पर जो हानि और लाभ आपसे पूछ रहा है, तो लाभ जो है आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से संतति जनक के समान होती है, और हानि जो हो जाएगा आपका आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। आई होप कि आप ये पहला क्वेश्चन समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, एड्स के 2 लक्षणों को विवेचना करें। तो एड्स के 2 लक्षण की जो विवेचना है, ये आपका 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 2010 में भी पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि 1-2 साल छोड़कर ये क्वेश्चन दोहरा जाते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसका आंसर जानते हैं। आइए, इसका जो आंसर हो जाएंगे, एड्स के 2 लक्षण निम्न हैं। इस तरह से आपको ये लिख देना है। उसके बाद इसका जो लिखना है, बुखार एवं खांसी लगातार होना, अगर ये लक्षण दिख जाए तो समझिए उस व्यक्ति में एड्स हैं। और दूसरा जो है, शरीर के भार में एकाएक कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, जैसे 60 केजी था 50 केजी, फिर 45, फिर 40, इस तरह से अगर घटने लगे तो समझिए इसमें एड्स का लक्षण है। जल्दी ही इलाज उसका कराना चाहिए। तो इसका जो 2 लक्षण आपका हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सभी क्वेश्चन को इस पेज पर लिख दिया हूँ, यहीं पर सबका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या है, इसका नाम लिखिए। तो भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम निम्न हैं। तो नाम निम्न है, तो कौन कौन नाम हो सकते हैं? तो भ्रूण कोशिका और दूसरा आधार कोशिका। मैं आपको यहाँ पर 2 ही लिख दिया हूँ। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है तो 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन में यहाँ पे भ्रूण कोशिका और आधार कोशिका से हो जाएंगे। चौथा जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। यह आपका चित्र वाला 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है, शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रैक्टिस बेस पर आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चित्र उखाड़िएगा कॉपी पर, फिर उसे फिगर ड्रॉ कीजिएगा, फिर बनाइएगा। इस तरह से इसका अभ्यास हो जाने से आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका शुक्राणु का चित्र है और सभी भागों के नाम। तो यहाँ पर जो पहला ऊपर का भाग का नाम हो जाएगा खोपड़ी का, तो एक्रोसोम हो जाएगा। एक्रोसोम इस भाग का इसलिए नाम है, एक्रोसोम होना जरूरी है, क्योंकि जब अंडाणु में निषेचन होगा इसका शुक्राणु के द्वारा, वहाँ पर उसमें जोना पेलुसिडा का लेयर रहता है अंडाणु के चारों तरफ, उसको भेदन करने के लिए यहाँ पर एक्रोसोम की लेयर पाई जाती है। जिसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए, अंडाणु के जोना पेलुसिडा लेयर को भेदन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर एक्रोसोम आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार दीजिएगा।
अब आइए बिचला, न्यूक्लियस जो कि केंद्रक हैं। केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ इसमें भरे रहते हैं यहाँ पर द्रव टाइप के। और बिचला जो है गिरवा आपका गर्दन, और बीच में यहाँ पे मध्यखंड, और मध्यखंड में ही रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह। और ये पूछ जो होते हैं, पूछ की सहायता से ये गति करते हैं, यानी कि ये बिरिया में आपका शुक्राणु तैरते हैं। तो तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत ये पूछ प्रदान करते हैं। इस तरह से शुक्राणु का आपका फिगर है। इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और कॉपी पर उतार के एकदम बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसे फिगर बनाना आ जाएगा। 5वां जो क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोसाइट एवं न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्थापित कीजिए, मतलब अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है न्यूक्लियोसाइट एवं न्यूक्लियोटाइड में निम्नलिखित अंतर है, इस तरह से आपको लिख देना है। और न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड में अंतर जो खोजबो हो तो न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड में बहुत आकाश जमीन का अंतर हो जाए छे, समझ गल हो। अब आइए न्यूक्लियोसाइट एवं न्यूक्लियोटाइड में अंतर जानते हैं। यहाँ पर जो है यह दो अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोज शर्करा से बने होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा से बने होते हैं। और न्यूक्लियोसाइट टाइट, इस दोनों का नाम सुनने में लगभग समान लगते हैं, इसलिए गड़बड़ होने की चांस बनते हैं। यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड का अंतर हो जाएंगे, यह 3 अणुओं नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट से बने होते हैं। तो ये 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा अंतर जो है, यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्षारीय प्रकृति, ये अम्लीय प्रकृति। और तीसरा जो है, ये न्यूक्लियोटाइड के घटक होते हैं और ये न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं। ये 3 चीज़ के होते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम के घटक, और ये न्यूक्लियोटाइड के घटक होते हैं। तो इस तरह से आप ये 3 अंतर को समझ गए। छठा जो है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ये आपका 2009 में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर होता है, और नर में या उसमें दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं जो मादा में, और समान जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का स्पंदन नहीं होता। समान जीन से वे पदार्थ बन जाते हैं जिसके कारण रक्त का स्पंदन नहीं होता। परिणामतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद रुकता ही नहीं है। ये हीमोफीलिया रोग का बहुत बड़ा समस्या है, रुकता ही नहीं है रक्त, उस व्यक्ति का समझिए मृत्यु तय है। अपन जो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो है, टीकाकरण क्या है, 2 पंक्तियों में उत्तर दें। तो रोगों के खिलाफ शरीर को बचाने की शारीरिक क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। माँ के दूध के शैशव काल में नवजात शिशु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि एंटीबॉडी का काम करता है, क्योंकि यह उसे रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करती है, बहुत भयानक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इस तरह से आप इसे 2 पंक्तियों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है, बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं। तो यह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है जो पीड़कनाशिकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। बीटी का एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु बैसिलस यूरेनियजिएंसिस के द्वारा उत्पादित होता है, जिसे संक्षेप में बीटी कहते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। 9वां जो क्वेश्चन है अपन, ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभों का वर्णन करें, लाभ फायदा को वर्णन करें। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ निम्नलिखित हैं, इस तरह से लिख देना है आपको। और ये जंतु आर्थिक संरचना सुदृढ़ करने के आधार पर स्तंभ हैं। और दूसरा जो, इनमें प्राप्त जीव अधिक कार्यशील होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्यशील होते हैं। और तीसरा, इनसे अधिक दूध, मांस, अंडे का उत्पादन ले सकते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं के ये सब लाभ हैं, दूध, मांस, अंडे का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। 10वां जो है, आहार जाल किसे कहते हैं। पेट पूजा जाल किसे कहते हैं, जिसे पेट का पूजा होता है, आहार जाल। भोजन जाल किसे कहते हैं। तो एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के 2 आहार श्रृंखलाओं के जीवों के नाम लिखें।
इसमें 2 क्वेश्चन मान लीजिए छुपा हुआ है। यह एक पोषक स्तर से दूसरे में भोजन का स्थानांतरण है। यह खाने वाले एवं खाए जाने वाले के रिश्तों को दर्शाता है। यह 2 प्रकार का होता है। 2 मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखलाओं के नाम जो हैं, जीवों के नाम यहाँ पर ग्रेजिंग भोजन श्रृंखला, यह हरे पौधों से शुरुआत करता है। जैसे घास खाएगा चूहा, चूहा को खाएगा सांप और सांप को खा जाएगा बाज। यह है ग्रेजिंग भोजन श्रृंखला। और दूसरा डेट्राइट्स भोजन श्रृंखला, यह सड़े गले पदार्थों से शुरू होती है। जैसे एग्जाम्पल, डेट्राइट्स कीट खाएंगे डेट्राइट्स को और कीट को खा जाएंगे मछलियाँ। इस तरह से आपका मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के 2 प्रकार हैं और इनके जीवों के नाम। 11वां जो है, हरित घर प्रभाव किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं इंग्लिश में। तो एस्मॉग का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 आपका मीथेन, NO3 और CIFC गैस पर धरती से दीर्घ तरंगे अवशोषित कर धरती पर ही विकृत कर देती है। इससे धरती का तापमान काफ़ी गर्म रहता है। इस प्रभाव को हरित घर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और एस्मॉग का निर्माण कैसे होता है, तो एस्मॉग का निर्माण धूम्र एवं कोहरा के मिलने से होता है। आई होप कि 2012 में जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आप समझ गए होंगे तो वीडियो को दबाकर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो डालें तो आपके मोबाइल में टनाटन नोटिफिकेशन जाए और आप समय पर क्वेश्चन को देख पाएँ। और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख पाएँ। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट ईयर का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।